इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान बेटे असद के एनकाउंटर की खबर पर अतीक रो पड़ा और बेटे के कंधा देने की बात करने लगा। बताया जा रहा है कि बेटे की एनकाउंटर की खबर सुनते ही अतीक टूट गया है। उसने सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम बेटे की आखिरी विदाई में उसे शामिल होने दिया जाए। इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अतीक को साम्राज्य के अंत का डर सता रहा है। गुरुवार को पुलिस की ओर से पेश की गई रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक अहमद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से अपने संबंध कबूल किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक अतीक अहमद ने माना है कि वो पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगवाता था। उसने यह भी कबूला है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले हथियारों को वो खरीदता रहा है। उसने कबूल किया है कि वो पैसा, हथियार और कारतूस बरामद करवा सकता है, बशर्ते उसे उन ठिकानों पर ले जाया जाए। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ से आईएसआई कनेक्शन के साथ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों को लेकर पूछताछ होगी। इस सिलसिले में एटीएस की टीम अब प्रयागराज पहुंच चुकी है। किसी भी समय इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल माफिया अतीक का करीब पूरा परिवार मौजूदा समय में मोस्ट वांटेड है। 165 आपराधिक मुकदमों वाला एक ऐसा परिवार है जिसमें माफिया के साथ उसकी पत्नी, भाई, बेटों पर भी आपराधिक केस हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों की तलाश में पुलिस से लेकर एसटीएफ तक कई राज्यों में छापेमारी चल रही। उधर अतीक के पिता हाजी फिरोज पर भी कई मुकदमे थे, लेकिन उनका बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। अतीक जेल में बंद हुआ तो उसके बेटे और पत्नी की सक्रियता बढ़ी और अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद वे दोनों अपने अपने शूटर्स के साथ यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गए। बहरहाल योगी सरकार में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई से माफिया अतीक अहमद की कमर टूट गई है। उसे खुद के एनकाउंटर का भी अब डर सताने लगा है। तो असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर जैसे ही अतीक को लगी, अतीक टूट पड़ा और अब अतीक ये गुहार लगा रहा है सरकार से, प्रशासन से कि उसे उसके बेटे को अंतिम विदाई दी जाए। जो अतीक अहमद किसी से नहीं डरता था, जो अतीक अहमद प्रशासन को कुछ नहीं समझता था, आज वही अतीक अहमद प्रशासन के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उसे उसके बेटे के अंतिम विदाई में शामिल होने दिया जाए। उधर असद के अंतिम विदाई में शाइस्ता के शामिल होने की खबरों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए, कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता तारिक खान है। तारिक खान जी, आपका स्वागत है। पूर्व आईएएस अधिकारी इस वक्त हमारे साथ श्री प्रकाश जी हैं। श्री प्रकाश जी, आपका स्वागत है सर। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन हमारे साथ हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में श्री प्रकाश जी आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने तो एक लंबा समय दिया है और ऐसे में कई सारी घटनाओं को आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में या फिर उससे पहले जो हुआ, वो सारी चीजें आपने देखी हैं। अभी के संदर्भ में आप कैसे इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं और अतीक अहमद के जो बयान अब सामने आ रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो कार्रवाई हुई है इस जमाने में अगर सोचा जाए तो अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, हम लोग
मैंने करीब 38 साल प्रशासनिक सेवा दी है इस प्रदेश को। जी। इस तरह का भयमुक्त वातावरण कभी देखा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है, गुंडा जो है वो सामान्य नागरिक के भय को इनकैश करता है। ये बड़ा एक सीधा सा गणित है। आपके भय को इनकैश करता है, आपको भयाक्रांत करके अपनी सत्ता को स्थापित करता है, और जिस दिन उसका भय समाप्त हो जाता है तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अब आप इन लोगों को ये देखिए कि एक पैरेलल सरकार चल रही थी, और स्पेशली प्रयागराज के मंडल या उस क्षेत्र में तो बिल्कुल ही समानांतर सरकार चल रही थी, जो इसके संपत्ति पे हाथ रख दें, जिस चीज पे हाथ रख दें वो इनकी हो जाती थी। और मेरा बाकायदे अनुभव है, एक आध व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, हमारे विभाग के अनुभव हैं। जिस विभाग में मैं सचिव था, वहां का एक अधिकारी जो जिला स्तरीय अधिकारी था, बड़ा अच्छे पद पर अधिकारी था, उसको उन्होंने इस कदर गालियां दी और ये कहा कि तुम्हारे आपके कमरे में मैं जूतों से तुमको मारूंगा। अब वो बेचारा बिल्कुल टूट गया था कि साहब मैं तो नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, चला जाऊंगा। फिर हम लोगों ने बड़ा उनको ढांढस बजाया और इनको भी सूचना भिजवाई कि इस तरह की हरकत न करें, यहाँ कोई इतना कमजोर नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ये हालत था कि वो नौकरी से रिजाइन करने को तैयार। हर आदमी में इतना फिजिकल गट्स नहीं होता है, वो इनको फेस करे तो वो टूट जाता है। अच्छा खासा ईमानदार अधिकारी कहीं इनके दबाव में या तो अकर्मण्य हो जाता है या कुछ बेईमानी के काम करने लगता है, और जो जनता भयग्रस्त होती है, जिससे इकबाल खत्म होता है। ये पहली बार देख रहा हूं कितना इकबाल स्थापित हुआ कि गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब छोड़ दो, मैं तो माफिया कहाँ रहा, मैं तो मेरी हेकड़ी खत्म हो। तो यही होना चाहिए। देखिए, कहा गया है कि राहजन तब तक रहेंगे जब तक रहेगा कारवां, मगर रहजनों को समाप्त करने के लिए ऐसा चुनो निगहबां जो कि इन रहजनों को कामयाब न होने दे। तो हमारा निगहबां इस वक्त ऐसा आ गया है जो इनको कामयाब नहीं होने दे रहा है, और मूल मंत्र है कि जनता के भय पे ये राज्य करते हैं, इनका भय समाप्त कर दीजिए तो इनका राज्य जनता भय समाप्त हो जाएगा। वही हो रहा, जो हुआ है अभूतपूर्व हुआ है, ये होना चाहिए। और दुनिया की जो अटकलें लगाई जा रही, फर्जी एनकाउंटर है, ये हुआ, अरे आप उनका हिम्मत, उनका दुस्साहस देख रहे हैं। मुंह खोल के लबे सड़क मार रहे हैं लोगों को। मुंह इसलिए नहीं खोला था कि गलती से मुंह खुला रह गया, जानबूझ के खोला था कि देखो हमारा इतना दम है कि हम सीना चौड़ा करके सरेआम गोली मार रहे हैं, तुम्हारा कुछ करना हो कर लो, ताकि चार दिशाओं में उनका भय और फैल जाए। और वही भय समाप्त हो रहा। ये स्ट्रेटजी माफिया की स्ट्रेटजी होती है कि वो भय पैदा करता है। उनकी गुंडे की भय को उसको समाप्त कर दिया तो उनका गुंडागर्दी समाप्त। अब ये रो रहे हैं। अब रोने का अर्थ ये हुआ कि अब ये जनता थोड़ी सड़क पे आएगी, इनके खिलाफ बोलने का लोग साहस करेंगे, इनके जो राज छुपे हैं, इनके जो कुकृत्य थे, इनके जो दुष्कृत्य थे, उसके खिलाफ लोगों को बोलने में साहस आएगा। और दूसरा, आप रो रहे हो अपने बेटे पे, जिसके बेटे को तुमने मारा है, उसके बेटे के बाप को तुमने मारा है, पता है कितने लोगों को तुमने मारा है, कितनों को बेघर किया है, तब तुम्हारा कलेजा नहीं फट रहा था। अब कलेजा फट रहा है आपका। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था, और तमाम लोग उनके हिमायती कर रहे हैं, साहब ये गलत हो रहा है, वो गलत। अरे जिसको पाला पड़ा उसको पूछिए। आदमी बेचारा घर द्वार छोड़ के चला जाता था। मैं तो बता रहा हूं कि जो क्लास 1 के प्रोविंशियल सिविल सेवा के अधिकारी, प्रादेशिक सिविल सेवा के अधिकारी, वो बेचारे ये रो के कहेंगे साहब हम तो नौकरी छोड़ देंगे, हम मेरे बस का नहीं यहाँ पे नौकरी करना इलाहाबाद। तो ये जमाना था। ठीक है, तो जो हो रहा है अभूतपूर्व हो रहा है, यही होना चाहिए। चलिए जी, तारिक खान साहब सुन रहे हैं? तारिक जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, तारिक जी लगता है अभी हमारे साथ नहीं है, हम कनेक्ट होने की दोबारा उनसे कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी, मैं आपके पास सर आ रहा हूं, उसके बाद मैं अशोक जी आपके पास आऊंगा। सर, गुलाम की मां ये कह रही है कि जो किया सरकार ने वो अच्छा किया, अतीक ने मेरे परिवार को कलंकित किया, मेरे बेटे को एक ऐसे दहशतगर्द रास्ते पर वो लेकर गया जहां उसका अंत हो गया। शूटर की मां इस बात को कहती है बेटे के एनकाउंटर के बाद कि सरकार ने जो किया ठीक किया, लेकिन आज भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो ये कह रही हैं कि साहब ये एनकाउंटर गलत है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का तो मूल धर्म और मूल कर्तव्य होता है कि हर चीज पर राजनीति करना, और विपक्ष के लोग अगर सत्ता की कार्यवाही को सही ठहरा देंगे तो उनकी राजनीति खत्म थी और भविष्य में भी खत्म हो जाएगी। इसलिए विपक्ष से आप ये उम्मीद बिल्कुल न करें कि वो सत्ता की किसी भी कृत्य को सही ठहराएंगे। अब इसमें विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है
उन सवालों के जवाब उनके सवाल में ही निहित है, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है, जिससे साफ मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के ये बातें कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि साहब ये एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर गलत है। हो सकता है एनकाउंटर फर्जी हो, एनकाउंटर गलत हो, जानबूझ से मारा गया हो, मैं उनके स्टेटमेंट को एक बार को मान लेता हूं। अब उनका कहना है कि साहब इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एनकाउंटर का ये प्रोसेस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि जब भी एनकाउंटर होगा, उस एनकाउंटर की एक मैजिस्ट्रियल जांच होगी एनकाउंटर के बाद, और उस जांच की एक रिपोर्ट सबमिट होती है। उस रिपोर्ट में अगर कहीं कुछ गलत पाया जाएगा तो कहा जा सकता है कि हाँ ये एनकाउंटर गलत था। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं हो जाती, जब तक वो सर्वे नहीं हो जाता, वो जांच नहीं हो जाती है, रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है, तब तक विपक्ष का ये कहना कि एनकाउंटर गलत है, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। और जो वो इंक्वायरी की मांग उठा रहा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी तो एक ड्यू प्रोसेस है एनकाउंटर का। एनकाउंटर के बाद इंक्वायरी होती ही होती है। अब इसके अलावा वो कौन सी इंक्वायरी की मांग कर रहा है, ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि साहब हम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की नहीं, इस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जैसे भी राहुल गांधी का मामला जब उठा था, पेगासस उसको पीसी बना करके जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही थी, तो वहां दो इंक्वायरी की अलग अलग बात हो रही थी। तो यहाँ भी विपक्ष को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। अब रही बात जो अभी श्री प्रकाश सिंह जी ने कहा कि जो दहशत का माहौल था, दहशत था, एक समय था जो इतना भय था, ये सारी बातें सत्य है। और इस दहशत का अंत हुआ, ये जनता के हित में हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अब इसमें दो फैक्ट्स आते हैं पराग जी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब पहला कि वो प्रदेश की जनता को सुरक्षा दे। कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल काम कर रहा है, अमानवीय कृत्य कर रहा है, तो उस अमानवीय कृत्य को कानून की ताकत से रोका जाए। लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून का उल्लंघन करने की इजाजत सरकार को और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल या सरकार प्रदेश की या केंद्र की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर कानून की बाउंड्रीज को तोड़ करके जा रही है, तो ये असंवैधानिक है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून बनाना भी सरकार का काम है और उस कानून को मेंटेन करना और उसकी बाउंड्रीज के अंदर रह करके सरकार सुरक्षा देना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है, उसमें दोनों बातों का निर्वहन होना चाहिए। जनता को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और लॉ की बाउंड्रीज भी नहीं टूटनी चाहिए। तारिक खान जी, आप जुड़ गए हैं क्या सर? जी तारिक जी, आपने सुना अभी पूर्व IAS अधिकारी श्री प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हम साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं दिलीप यशवर्धन जी, और रिएक्शंस भी हम लगातार सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। आपको लगता है कि ये फेक एनकाउंटर या फिर ये जो एनकाउंटर हुई, ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है? क्योंकि लगातार सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, ISI कनेक्शन भी सामने आ रहा है, आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आ रहा है, पाकिस्तान का लिंक मिल रहा है। गुलाम की मां ये कह रही है कि सरकार ने जो किया ठीक किया। बिल्कुल, आप देखिए, जब गवर्नमेंट अतीक अहमद को सजा देती है तो क्या उस पर भी किसी का रिएक्शन आया था? क्या किसी ने ये कहा था कि ये सजा गलत है? क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। कोई मुझको जवाब दे कि अजमल कसाब को क्यों न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा फांसी तक पहुंचाया गया? मैं कह रहा हूं कि वो आदमी जिसका जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट, जिसने वो कांड ही किया था, उसको भी हमने न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा। उसको अच्छा बनाने के बजाय आप त्वरित कार्रवाई, सरकार निर्णय लेकर कि यही आदमी था और उसको निर्णय लेकर आप उसको ऐसा करेंगे तो जो न्याय व्यवस्था पूरी बनी उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर। एनकाउंटर का मतलब किसी को मार देना नहीं होता, मैं समझाता हूं। एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि पुलिस की और उस बदमाश की मुठभेड़ हो। उस एनकाउंटर में, उस मुठभेड़ में मान लेते हैं गोलियां चलती हैं और कोई भी वो जो मुजरिम है जिसको पकड़ने के लिए गए हैं वो मर जाता है। उसकी वजह, वो सही कहा उन्होंने दिलीप साहब ने, कि उसकी ऑटोमेटिक मैजिस्ट्रेरियल जांच होगी। लेकिन मैजिस्ट्रेरियल जांच जो होगी उससे बेहतर है कि एक अलग से पैनल बनाकर जो रिटायर्ड जजेस हो या जो भी इस चीज के एक्सपर्ट हो उनसे जांच करा ली जाए। क्योंकि ये बेहतर नहीं है भविष्य में कि इस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है न्याय की, उसको एक किनारे रखकर सरकार ये निर्णय लेने लगे कि ऐसा करना है। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी कब जा रही है कोर्ट में? तारिक खान साहब, आप
आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी कोर्ट कब जा रही है इस मामले को लेकर, बताइए। क्यों जाएगी समाजवादी पार्टी को? नहीं, आप कह रहे हैं ना जांच होनी चाहिए, आप कोर्ट जाइए ना, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको इस एनकाउंटर पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, आपको ये पूरी कार्रवाई गलत लग रही है, आप कोर्ट जाइए। जो पार्टी विरोध कर रही है उन सबको साथ लेकर जाइए। बीजेपी जितने सवाल उठाती है उनको लेकर कोर्ट जाती है क्या? सर, आप सवाल उठा, मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच की मांग कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं, आप ये भी जानते हैं कि आपके कहने से सरकार जांच नहीं कराएगी, तो आपको कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि बीजेपी आपके कहने से जांच तो कराएगी नहीं, आपको कोर्ट का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा ना, फिर जाइए कोर्ट। जनता इस कार्रवाई को सही ठहराएगी, लेकिन आप अपराधी के साथ खड़े हो जाएंगे। पराग साहब आप बोलने दें, आप ही बोलने में चुप जाओगे। नहीं, आप बोलिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया, मैं तो सवाल कर रहा हूं, काउंटर कर रहा हूं सर। आप बीच में कूद पड़ते हैं। काउंटर पहले बोल ले तब तो काउंटर करें, मुझे बोलने तो दे। आप पहले ही काउंटर लिए तैयार हैं। बोलिए सर, बोलिए। बोल तो लेने दें। 2017 से लेकर 2012 से 17 के मेरे रेजीम पे, हमारे रेजीम पे 1 लाख सवाल उठाए हैं। ये उन सवालों को उठाकर कोर्ट गए क्या? अगर हमने कोई सवाल पूछ लिया तो हमसे पूछा जाएगा, हम कोर्ट जाएंगे। हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो न्याय कैसे होगा फिर सर? तारिक जी, न्याय कैसे होगा फिर? नहीं, न्याय कैसे होगा? विपक्ष में बैठा कर न्याय कैसे होगा सर? किसी की मेहरबानी नहीं है। मैं कह रहा हूं न्याय कैसे होगा? के लिए दिया है वही निभाया। आप सिर्फ बोलेंगे टीवी डिबेट में, तो ऐसे तो न्याय हो नहीं जाएगा। अगर आप न्याय चाहते हैं तो जाइए फिर कोर्ट। अशोक जी, अशोक पांडे जी को अब मैं ला रहा हूं चर्चा में। अशोक पांडे जी, अपनी बात कहकर अब आप अशोक पांडे को ले आएंगे, हमें ना बोलने देंगे। सर कह दिया आपने, मैंने सुन भी लिया। आप जवाब दे नहीं रहे हैं, आप सीधा जवाब दीजिए ना, फिर आप मेरे सवालों को जवाब दे नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के टाइम को एंकर अपने टाइम में यूटिलाइज। चलिए आप कहिए, कुछ भी कहिए सर, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कहिए। अशोक पांडे जी, बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन। देखिए, आपको बता दें कि इसके पहले ऐसा बोल रहे हैं जैसे इनकाउंटर होता ही नहीं रहा है। दूसरा, पूरा प्रदेश देख रहा था कि एक तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस मंच पे अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चला गया था, तो मुख्यमंत्री उससे हाथ मिला रहे थे। एक कौन मुख्यमंत्री थे सभी लोग जानते हैं, फोटो आपने देखा। अतीक अहमद को संसद तक पहुंचाने का काम किस पार्टी ने किया आपने देखा। हम जो भी इनकाउंटर होता है उसे ये फेक कहते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। विकास दुबे जिसने 7 अधिकारियों की हत्या की, जब पुलिस इनकाउंटर होता है तो ये फेक कहते हैं और कहते हैं हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। आज जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, उस अतीक अहमद, उस दुर्दांत अपराधी का जिसने न जाने कितनी माताओं बहनों की कोखें उजाड़ी, सिंदूर उजाड़ा, उसके बेटे ने जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाने का काम किया, वह दहशत खत्म हो रही है। तो रामपाल यादव से अखिलेश यादव सबके पेट में दर्द हो रहा है। कोई कह रहा है फेक इनकाउंटर है, कोई क्या है लपेट इनकाउंटर। इससे जरा पूछिए कि प्रशांत कुमार सही है, पुलिस जो कह रही है वो सही है, कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सही है। पुलिस का कहना है, प्रशांत कुमार का, उसके विदेशी हथियार बरामद हुआ, वो लोग रास्ते में पुलिस बल पे हमला करके इन दुर्दांत अपराधियों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से अभी उनके बेटे ने मुंह खोल के मारा, ये दहशत दिखाने के लिए कि जैसे मुलायम के बाद अखिलेश आए वैसे अतीक के बाद असद आएंगे। यह खत्म हो रहा है तो सपा के पेट में दर्द हो रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है कि लगता है इसके पहले कभी इनकाउंटर नहीं हुआ था। ये पहली बार दशरथ के का विलाप ये लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नोएडा के चेयरमैन को जूतों मारा था अतीक अहमद ने। ठीक है सर, समय ने उसके बचाव में कहा था। मुलायम सिंह जी तो सबको बचाते हैं, उन्होंने तो यहाँ कहा था करे बलात्कार की सजा नौजवानों से गलती हो जाती। ठीक है सर, चलिए अब ज्यादा पुराने बयानों पर ना जाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। श्री प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, बहुत जल्दी से छोटा कमेंट आपका चाहूंगा। तारिक जी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है और कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, तो न्याय कैसे होगा फिर? देखिए, पहला सवाल तो ये तारिक साहब से कि कोई इनपुट इनके पास इस तरह का आया
या किसी ने ये शिकायत की कि उन्होंने देखा था कि उनको हाथ बांध के ले जाया गया या इनको पकड़ के ले जाया गया, खेत में ले जा गोली मार दी गई, या किसी आदमी ने कोई शिकायत की थी, या कहीं से कोई इनपुट इनको मिला कि वो फेक एनकाउंटर है? इतने कॉन्फिडेंटली ये लोग कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, बिना किसी इनपुट के, बिना किसी सबूत के किसी चीज को कह दीजिए। तो ये अजीब सी बात है ना कि आप ठीक है। एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में इतना नाप के गोली, आपको इतने दुर्दांत क्रिमिनल हैं, अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चलेंगी, कोई मरता है कोई नहीं मरता है, तमाम ऐसे भी केसेस हैं जिनके पैर में गोली लगी है या घायल हुए हैं। 4 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें मरे हैं, तो 400 एनकाउंटर ऐसे भी हुए जिसमें नहीं मरे हैं, पकड़े गए हैं लोग। ठीक है सर, ये थोड़ी बात है कि ये सब मारे जा रहे हैं। और एनकाउंटर में आदमी एकदम से इस तरह से नाप के गोली नहीं चलती कि कौन मरा या जिंदा रहा। जिस तरह कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं कि जैसे इनके पास एकदम बेपनाह सबूत हैं और इनको पता है कि फर्जी इनकाउंटर हो गया। भाई एक सबूत आप लेके आओ, आप कहीं से एविडेंस लेके आओ, आपके पास सब रास्ते खुले हुए हैं, आपको सरकार अभी सुनेगी, आपको कोर्ट भी सुनेगी। ठीक है सर। तारिक जी बहुत जल्दी से छोटा रिएक्शन सर। तारिक जी देखिए मेरा सिर्फ इतना सरकार से सवाल है कि न्याय प्रक्रिया जो बनी हुई है, व्यवस्था जो संविधान के द्वारा, आईपीसी के द्वारा और सीआरपीसी के द्वारा हमको मिली हुई है, उसका आप अधिकारी रहे हैं, उसका पालन होना चाहिए। हम सिर्फ इतना स्टैंड रख रहे हैं। ये भविष्य की घटनाएं अभी जो हुआ उसको आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना ज्यादा इस तरीके की घटनाएं होना वो भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। उसके लिए न्याय प्रक्रिया को आप अच्छी बनाने की बात करेंगे, समाजवादी आपके साथ खड़ी रहेगी। मैंने उदाहरण दिया, न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए आप अतीत को ज्यादा से ज्यादा। तारिक जी, पुलिस की टीम पर कोई गोलियां बरसाएगा ऑटोमेटिक हथियारों से, पुलिस उसको ये कहेगी क्या अपराधी को कि चलिए कोर्ट में आपका फैसला करेंगे? तारिक जी, कोई ऑटोमेटिक हथियार लेकर गोली चलाएगा पुलिस पर तो पुलिस उसको पकड़ने जाएगी गोलियां खाते हुए और कहेगी कि कोर्ट में इंसाफ होगा। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तो जांच होगी ना, कैसी बात कर रहे हैं सर? अभी झांसी में तो कह रहे हैं ना, दिलीप जी ने कहा कि उसकी ऑटोमेटिक मैजिस्ट्रेट जांच होती है, उसको उस रिपोर्ट का तो इंतजार करिए सर। उस जांच का इंतजार आप लोगों को अभी तक नहीं हो रहा है। गुज्जर का एनकाउंटर किया, उसमें पुलिस को फर्जी एनकाउंटर। चलिए दिलीप जी, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा सर। दिलीप यशवर्धन जी सर, बहुत जल्दी से। पहले मुझे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड। ठीक है, चलिए रखिए बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। गुज्जर का एनकाउंटर हुआ, वो उसके माँ बाप आके अखिलेश साहब से मिले, वो फर्जी था। उसके माँ बाप को उनका बच्चा वापस किया जाएगा। तो सर ये कैसे फर्जी आप बता रहे हैं? इसका सबूत क्या आपके पास? रखना चाहिए सर, राइट टू। सर इसको फर्जी बताने का आधार है कोई? अभी इंतजार करिए ना, जो अभी इंतजार तो करिए सर जांच का। आप जांच का इंतजार नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट का। पहले आप फर्जी बता दे रहे हैं। क्या छवि जनता के बीच में आप लोगों की जा रही है? आपने कभी सोचने की कोशिश की? दिलीप जी बहुत जल्दी से फाइनल उत्तर सर, बहुत संक्षेप में। इमेज तो बहुत बढ़िया जा रही भाई, इमेज तो बहुत बढ़िया जा रही जनता में और उसका नतीजा भी देख रहे हैं, इमेज तो बहुत बढ़िया जा रही। दिलीप जी, पराग जी, तारिक जी का सवाल उठाना एकदम लाजमी है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष का ये काम होता है कि सवाल खड़े करें। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपराधियों का भी समर्थन करते हैं। अरे पराग जी, मुझे कंप्लीट तो करते हैं। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन विपक्ष का ये भी काम होता है कि अगर सरकार कुछ सही कर रही है तो उसके लिए आप 2 शब्द अच्छे भी बोल दीजिए और ये कहिए कि हाँ अगर ये है तो ये होना चाहिए था और जो हुआ वो ठीक हुआ। आप ये सवाल जरूर खड़े कर लीजिए जो मैंने पहले कहा था कि कानून की एक खूबी है, कानून के लिए मुजरिम और सरकार एक ही कटघरे में खड़े होते हैं, अलग 2 कटघरे नहीं होते। जो कंप्लायंस मुजरिम के लिए जरूरी होती है वही कंप्लायंस सरकार के लिए भी जरूरी होती है। नहीं तारिक जी, तारिक जी तो ये चाहते हैं ना सर, अपराधी ऑटोमेटिक हथियार लेकर पुलिस पर गोलियां चलाए और पुलिस उससे शांतिपूर्वक कहे कि चलिए कोर्ट में इंसाफ कर रहे हैं आपका चलकर। बहुत संक्षेप में अशोक जी। तारिक जी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 का उदाहरण दे रहे हैं, तो उनको मैं आईपीसी का सेक्शन 100 भी बता दूं जो ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में मार देने का अधिकार किसी को भी है। और वो तो फिर पुलिस वाले थे, अगर उनके ऊपर गोलियां चल रही थी तो उन्हें गोली चलाने का अधिकार है, ये भी कानून के अंतर्गत है, कानून से बाहर नहीं। चलिए अशोक पांडे जी, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा, बहुत शार्प कमेंट सर। चैलेंज कर रहे हैं, तारिक खान कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर आप करवा रहे हैं। देखिए, हम जो भी इनकाउंटर करेंगे फेक इनकाउंटर इनको लगेगा, क्योंकि अपराध को राजनीतिकरण करने वाले पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इन्होंने अतीक जैसे लोगों को पाला है तो अश्रु भी बहाएंगे। ये तो वो लोग हैं
जब बम विस्फोट होता है तो जो वलीउल्ला आतंकी था उस पर से भी ये मुकदमा वापस लेने का निर्णय अखिलेश यादव ने लिया था। ये तो भला हो कोर्ट का जो आज फांसी पर चढ़ा दिया गया ठीक है वलीउल्ला। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने देखा रिएक्शंस लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर सामने आ रहे हैं। रिएक्शन आपने अतीक अहमद का भी सुना, साथ ही गुलाम की मां का भी ये कहना है कि सरकार ने जो किया सही किया, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो इस कार्रवाई पर सवाल अब भी उठा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।